हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं आप लोग इस क्लास में कर रहे हैं क्लास 10th के डॉक्टर मनोहरे बुक से मैथ, ठीक है, जिसमें हम लोग अध्याय 2 तक तो पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम लोग कर रहे हैं अध्याय 3, जिसमें आज मैं आप लोगों को अध्याय 3 के प्रश्नावली 3A के क्वेश्चन को करवाऊँगा। तो इस प्रश्नावली में हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक तो पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, आज उसके आगे हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं, और आशा करता हूं कि बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा और पीछे का रिवीजन भी कर रहे होंगे। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, फिर भूल जाते हो, तो आप ही लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। आप लोग रिवीजन करोगे ना बच्चों, दो बार किसी चीज़ को 2 से 3 बार अगर रिवाइज कर लोगे तो वो चीज़ आप लोगों को हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी, ठीक है। और मैथ तो वैसे भी समझने की ही चीज़ है। अगर आप अच्छे से समझ गए मैथ ना, तो फिर पूरे जीवन में कभी नहीं भूल सकते बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखिए इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये आयताकार जो है, जो बाग है ना ज्ञात, वो आयताकार है, तो उसकी बीमाएं का मतलब होता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें मतलब आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है। जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप इसमें 36 मीटर दिया हुआ है। तो बाग की जो है सभी भुजाओं को हमें बताना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे बाग की लंबाई, ठीक है बच्चों, बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। अभी देखिए इसका अर्ध परिमाप हमें दिया हुआ है। बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, अर्ध परिमाप दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो क्या होता है कि आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं हम लोग। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप, ठीक है। तो बच्चों बाग का परिमाप क्या हो जाएगा, बाग चूंकि आयताकार है तो देखिए बाग का परिमाप क्या हो जाएगा, 2, लंबाई इसकी कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज दिया है, क्या दिया है बच्चों कि देखिए आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है बच्चों चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब अगर हम चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगी, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए लंबाई हो गया, ये चौड़ाई है, चौड़ाई में हमने 4 जोड़ दिया तो वो हमारा जो है लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अभी y को इस साइड लेकर आते हैं तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा हो जाएगा समीकरण ए, ठीक है।
अभी बाघ का तो परिमाप दिया हुआ है बच्चों, बाघ का अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है, तो देखिए बाघ का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, बाघ का परिमाप बराबर 36 गुणे 2 बराबर 72 मीटर। ये क्यों हो जाएगा, देखिए अर्ध परिमाप दिया हुआ है, आधा परिमाप दिया हुआ है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। अभी यहाँ से बाघ के परिमाप की जगह पे ये लिख सकते हैं बच्चों, 2 कोष्टक में x प्लस वाई बराबर 72। इस 2 को इस साइड लेकर आते हैं तो x प्लस वाई बराबर 72/2, या x प्लस वाई बराबर इसका भाग देंगे तो फिर से वही 36 आ जाए। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो इसको देखिए ऐड करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ देखिए 2x बराबर 40 आ जाएगा, या x बराबर 40/2 बराबर 20 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका लंबाई आ गया 20 मीटर। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 1 से या देखिए इस x की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे बच्चों तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, 2 भी ले लेते हैं आप तो भी चल जाता, तो x माइनस वाई बराबर 4। अभी x का मान कितना आया बच्चों, 20 है, माइनस वाई बराबर 4, या y को इधर ले जाइए, 4 को इधर लाइए, तो 20 माइनस 4 बराबर y इधर आके प्लस हो जाएगा, या y बराबर 16। एक ये आ गया आपका, ये तो हम लोग क्या लिख देंगे कि बाघ की लंबाई कितना माना है हमने, x माना है ना, तो x बराबर कितना आया है 20 मीटर, और बाघ की चौड़ाई y, ठीक है, ये कितना आया 16 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग आराम से इसको कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझते हुए सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी करने में। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला मतलब एक समीकरण इसमें दिया हुआ है और एक और समीकरण लिखना है, अपने मन से लिखना है जो कि दिए हुए कंडीशन को फॉलो करती हो बच्चों। जो दिए हुए कंडीशन को जैसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक रैखिक समीकरण क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ठीक है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण
युग्म का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ठीक है। देखिए इसमें 3 दिया हुआ है। पहला प्रतिच्छेदित, ठीक है, करती रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं, और तीसरा संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है। देखिए ये तीनों कंडीशन आप लोगों को शुरू में बताया गया था कि कब क्या होगा बच्चों, ठीक है। जैसा कि अगर प्रतिच्छेदित करेंगे तो बताया गया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब x के गुणांक का जो है दोनों रेखाओं के लिए x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं होगा। समांतर रेखाओं के लिए क्या बताया गया था बच्चों कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। संपाती रेखाओं के लिए क्या बताया गया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए इसमें एक समीकरण तो पहले से दिया हुआ है बच्चों, एक और समीकरण लिखना है। ऐसे समीकरण लिखना है कि पहला क्वेश्चन जो है कि प्रतिच्छेदित करती हो तो एक ऐसा लिखना है, दूसरा लिखना है कि एक इसके समांतर हो, तीसरा लिखना है कि एक इसकी संपाती हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला ले लेते हैं हम लोग, हल में जो है पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदित है, तो यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या था बच्चों, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन थी। तो मतलब हम कोई भी ऐसा समीकरण ले लेते हैं जो कि इसके साथ जो है वो समीकरण प्रतिच्छेदित कर दे, ये कंडीशन फॉलो कर दे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए ले लेते हैं कोई भी। देखिए ले लेते हैं हम लोग 3y + 3x ना, 3x + 2y, ठीक है। और ले लेते हैं माइनस, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए आप, -10 बराबर 0, ठीक है। तो ये देखिए कुछ भी आप ले सकते हैं, बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन। अब देखिए ये रेखा ले ली, तो देखिए समीकरण, ठीक है, इतना लेने पर, अभी देखिए पर, अब इसके साथ इसको देखते हैं कि ये फॉलो करता है कि नहीं कंडीशन। देखिए तो ये अभी लेने पर इसका, अब ये हो गया बच्चों, देखिए। और हमारा एक दूसरा समीकरण क्या है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0 तो है ही, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि a1, देखिए a1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसको हम लोग समीकरण 1 लेते हैं बच्चों, इसको समीकरण 1 लेते हैं क्योंकि ये तो पहले से दिया हुआ है, इसको हमने बाद में लिया है, तो 2। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, इसको तुलना वही करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तो a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा और c1 बराबर -8। हमें c की तो ज़रूरत वैसे पड़नी नहीं है। देखिए a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, c2 भी हो जाएगा, देख लीजिए -10, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग देखेंगे ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो a1/a2 2/3 देखते हैं इक्वल है कि नहीं, ये तो हो गया 3/2, देखिए तो ये नॉट इक्वल टू, तो अतः समीकरण 2
एक को एक समीकरण 2 समीकरण 1 और यहाँ पे लिख देंगे, अतः समीकरण 2 और समीकरण 1 एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, करेंगे ऐसे। अभी बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने 3x + 2y - 10 लिया, तो जरूरी नहीं है आप भी यहीं लो, कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए यहाँ 2x है तो हमने यहाँ ले लिया 4x, और यहाँ 3y है तो यहाँ पे हमने ले लिया 18y माइनस कुछ भी ले लीजिए, माइनस आप ले लीजिए 17 = 0। तो इसको भी ये कंडीशन अगर फॉलो करता है, ये रेखा इसके साथ, इस दिए हुए रेखा के साथ ये कंडीशन फॉलो करता है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट कैसे करना है। दूसरा है कि दो रेखाएं बच्चों क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। दो रेखाएं समांतर, तो समांतर, ठीक है, दूसरा है ना, तो समांतर रेखाएं। अब एक ऐसी रेखा होनी चाहिए जो कि इसके समांतर हो बच्चों। समांतर होने की क्या कंडीशन थी बच्चों? समांतर होने के लिए तो दो रेखाएं समांतर होने के लिए समांतर होंगी जब, ठीक है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/, अगर ये हम एक ऐसी रेखा लेते हैं बच्चों जो कि ये कंडीशन फॉलो करती है, तब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो चलिए हम लेते हैं, तो रैखिक समीकरण 2 लेने पर, अब समीकरण लेने पर लिख दीजिए, अभी 2 उसको तो बनाएंगे ना, रैखिक समीकरण लेने पर। अभी ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको पहले ही हम लिख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि लिख देते हैं पहले से ही कि 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण 1 है। ठीक है, रैखिक समीकरण लेने पर, ठीक है। अब ऐसा रैखिक समीकरण लेंगे बच्चों जो कि ये कंडीशन फॉलो करनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए एक ले लेते हैं 4x + 6y। देखिए ये हमें ये दोनों बराबर करना है, तो इसका 2 गुना ले लिया और यहाँ पे इसका भी 2 गुना, और ये बराबर नहीं करना है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 जो मन लूँ वो ले लीजिए, बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना मूल रैखिक समीकरण से करने पर, ठीक है, मूल रैखिक समीकरण से करने पर। अभी मूल रैखिक समीकरण बच्चों वही है ना जो कि a1x + b1y + c1 = 0, या a2x + b2y + c2 = 0, ये जो है मूल है। तो अभी बार बार इस चीज़ को लिखना जरूरी नहीं है, मतलब आप लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए तो a1 आपका वही है 2, a2 आपका हो जाएगा 3 एंड अरे a2 थोड़ी यार, b1 हो जाएगा ना, c1 आपका हो जाएगा -8 एंड a2 आपका हो जाएगा 4, b2 आपका हो जाएगा 6 एंड c2 आपका हो जाएगा -5। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं ये कंडीशन हमारी जो है फॉलो होती है या नहीं होती। तो a1/a2 लिखेंगे, तो a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। a1/a2 हम निकाल लेते हैं, तो 2/4 आ गया, देखिए 1/2 हो गया,
b1/b2 निकाल लेते हैं बच्चों, तो 3/6 हो जाएगा। देखिए तो 1/2 हो गया। अब c1/c2 निकालते हैं तो -8/-5 दैट इज 8/5। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे a1/a2 तो a1/a2 बराबर b1/b2 तो है नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया। ठीक है, हमें ये कंडीशन तो चाहिए। फिर नीचे लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 एक दूसरे के समांतर हैं। अतः समीकरण 1 व 2 एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर, ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को तो आती ही है ना बच्चों, सिखाया तो गया है ये अच्छे से। इसमें भी ये जो समीकरण हमने लिया था वो आप कुछ भी ले सकते थे। देखिए हमने जैसे कि अभी क्या लिया था, 4x + 6y - 5 लिया था ना। आप लोग इस कुछ और ले लेते, मान लीजिए कि 8x ले लेते प्लस 12y ले लेते, माइनस कुछ भी ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, 9 ले लीजिए बराबर। तो ये भी जो है समांतर ही होगा इसके, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो मैंने लिया उसी को लेना है। ठीक है, अभी तीसरा, ठीक है, तीसरे में क्या है, समांति लिख दिया मैंने, क्या बच्चों, संपाति लिखना था ना, संपाति। ठीक है, संपाति, संपाति। ठीक है, तो संपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, कि दो रेखाएं संपाती होंगी। अभी कंडीशन क्या है जानते हैं आप लोग, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन है संपाती के लिए बच्चों। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए a1a2/b1b2/c1c2 सब बराबर ही होना है, तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा दिया है, ये तो दिया ही है, दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण 1 के संपाती। ठीक है, अगर संपाती बस निकालना है तो इस समीकरण में ना किसी भी एक अचर से गुणा कर दीजिए, बस वही जो आएगा वो आपका संपाती। मान लीजिए हम इसमें 2 से कर देते हैं गुणा, तो आपका प्राप्त क्या होगा, देखिए 4x प्लस, अब यहाँ लिख देते हैं रैखिक समीकरण 4x + 3y माइनस, अरे गुणा कर रहे हैं ना बच्चों, तो 3 का 6 हो जाएगा ना, 6y - 16 बराबर 0, समीकरण 2 ये लेने पर। अभी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को मूल रैखिक समीकरण से तुलना करने पर आपका आ जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 एंड c2 बराबर -16। तो देखिए यहाँ पे अगर a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 दैट इज 1/2 आ गया, b1/b2 निकालेंगे तो 3/6 दैट इज 1/2 आ गया, c1/c2 निकालेंगे तो -8/-16 बराबर 1/2। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तो लिख देंगे कि अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 की रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को। ठीक है, आज इस प्रश्नावली को हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देंगे। सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली के मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 की समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है त्रिभुज जो बनेगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करने के लिए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। का सबसे पहला काम तो कहा है कि ग्राफ खींचिए। ठीक है, आगे क्या कहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। से बने त्रिभुज के शीर्षों, ये इसका मतलब त्रिभुज हो गया। ठीक है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सर ये बच्चों एक्स अक्ष, हाँ एक्स अक्ष है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज को छायांकित कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 में जो है क्षेत्रफल के लिए तो नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल कर देख लेंगे। चलिए पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों कि वही एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमारे पास दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और क्या दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दिया है। इससे हम लोग क्या करेंगे कि दो सारणी बना लेंगे बच्चों। ठीक है, दो सारणी बना लेंगे। x y, ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 के लिए ये सारणी हो गई, समीकरण 2 के लिए ये बन गई। ठीक है, अब देखिए x का अभी डिफरेंट मान लेकर हम पहले y का मान कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो x का पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे रख के कैलकुलेट करेंगे। तो 0 रखेंगे x का मान, तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसमें रख के देख लेंगे तो आएगा। ठीक है, और जब x का मान 1 रखेंगे बच्चों तो y का मान 2 आ जाएगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वही मैंने बताया था कि मतलब ऐसी संख्याएं लेंगे जो आसानी से बच्चों मतलब कैलकुलेट हम लोग कर सकें। तो यहाँ पे 0 देखिए रखेंगे x का मान, तो y का मान आ जाएगा 6। ठीक है, 6 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, 12 इस साइड जाएगा, फिर मतलब ऐसे देख लीजिए एक बार 3x
+2y माइनस 12 बराबर 0 है, तो यहाँ 3 गुणे 0 हो जाएगा, +2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y बराबर 12 या y बराबर 6 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। इस प्रकार अगर x का 2 लेंगे तो 3 y का मान 3 आएगा, और x के 4 के लिए y का मान 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ग्राफ ये हमारा हो गया। ठीक है, कार्तिक दल, इस पे हम लोग देखिए पहले हमारे पास 3 पॉइंट है बच्चों। ठीक है, एक तो है हमारे पास समीकरण 1 को पहले ड्रॉ करते हैं। समीकरण 1 के लिए 3 कौन कौन से पॉइंट हैं? 1 के लिए हमारे पास देखिए एक तो है 0 1, एक तो है 1 2, एक तो है 3 2। अभी 0 1 को कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे बच्चों? देखिए 0 मतलब x अक्ष पे हमें 0 जाना है, y पे 1 जाना है, तो हमारा ये पॉइंट हो गया 0 1। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1 2, मतलब x अक्ष पे 1 जाना है और इस पे भी 2, तो ये तो 1 हो गया और ये 2। इसको आगे हम लोग मिलाएंगे बच्चों, तो ये कुछ इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, और 2 3 जाना है, मतलब इस पे 2 चले गए, हम लोग इस पे 1 और ऊपर चले जाएंगे, ये तो ये हमारा हो जाएगा 2 3। ठीक है, अभी इन पॉइंटों को हम लोग मिला लेंगे बच्चों। ठीक है, इन पॉइंटों को हम लोग ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, अभी दूसरा कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों? दूसरा समीकरण 2 के लिए। ठीक है, अभी समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण 2 के लिए क्या दिए हुए हैं? देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे? 0 6 2 3 और 4 0 ये पॉइंट है। अब चलिए 0 6 को देखिए पहले ड्रॉ करिए, तो x अक्ष पे 0 जाएंगे और y अक्ष पे 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक तो ये हो गया हमारा 0 6। ठीक है, एक तो 2 2 तो ये चले गए और 3 यही सेम पॉइंट हो गया बच्चों। एक तो 4 0, 4 का मतलब होता है 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4 0। अभी इस पॉइंटों को हम लोग मिला देंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या कहा है कि त्रिभुज को छायांकित कीजिए, तो ये इसको 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 ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, तो इसको हम लोग छायांकित कर देते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अभी बच्चों देखिए ना कि अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट हमें पता होता, कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे। मान लीजिए एक पॉइंट को मान लेते x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का होता है, देखिए इसको कैसे ध्यान रखने का तरीका होता है बच्चों। 1/2 हम लोग लिख देंगे, एक ब्रैकेट में xy प्लस xy प्लस xy, फिर यहाँ माइनस होता है, ये लिखिए xy प्लस xy प्लस xy। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये तो देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 2 3 1। अब इसमें 2 3 1 1 2 3, सॉरी यहाँ 3। इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से x1 y1 का मान पता होगा, इसमें रखते जाएंगे, फिर इसे सोल्व करके त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का ये तो बहुत ही आसान ट्रिक हो गया ना। 3 बार xy प्लस xy प्लस xy लिखिए, बीच में माइनस, फिर xy प्लस xy प्लस xy लिखिए,
फिर यहाँ से शुरू करिए, पहले x वालों पर 1 2 3 लिख दीजिए, फिर 2 3 1, ऐसे पहले x वालों पे 2 3 1, फिर 1 2 3, देखिए 1 2 3 2 3 1, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो जाएगा। तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना बच्चों, इसमें भी सेम यही काम करना है, लेकिन उसमें इस ये पॉइंट आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद ये पॉइंट हम लोग ले लेंगे। ये पॉइंट देखिए क्या करेंगे लेने के लिए कि ये जो है, अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों x के 0 के लिए y कितना आया था, y 1 आया था, लेकिन हमें y 0 के लिए निकालते हैं। अगर हम इसको 0 कर देते तो x का मान कितना आ जाता, -1 आ जाता, ठीक है, यही आता। तो ये पॉइंट हमारा हो जाता बच्चों -1, 0। अब देखिए हमारा जो है क्या आ जाता कि अगर त्रिभुज के शीर्ष, इस त्रिभुज के शीर्ष को लिखना होता, अगर हम x को देखिए ये y को अगर 0 लेंगे तब ये पॉइंट आएगा हमारा ना, क्योंकि हमें x एक्सिस पे ही तो त्रिभुज चाहिए ना। तो हमारा जो त्रिभुज के शीर्ष लिखाना होगा, अगर त्रिभुज के शीर्ष, अगले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ ये बच्चों, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व करने के बाद एक और चीज़ उसमें पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएंगे बच्चों, x1 y1 क्या हो जाएंगे, यहाँ शुरू करते हैं -1 0, x2 y2 क्या हो जाएंगे बच्चों 2 3, और x3 y3 क्या हो जाएंगे बच्चों 4 0, ठीक है। अब इसी मान को इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। चलिए रख के देख भी लेते हैं, सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को। x1 का मान कितना है बच्चों -1 गुणे y2 का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस x2 का मान 2 आ जाएगा, गुणे y3 का मान 0 आ जाएगा, प्लस x3 का मान 4 आ जाएगा, गुणे y1 का मान आ जाएगा आपका बच्चों 0, ठीक है, माइनस x2 का मान आ जाएगा 2, गुणे y1 का मान आ जाएगा आपका 0, प्लस x3 का मान आ जाएगा 4, गुणे y2 का मान आ जाएगा 3, प्लस x1 का मान आ जाएगा -1, गुणे y3 का मान आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसके बाद 1/2 यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 गुणे 3 -3, इसको सॉल्व कर लेंगे, +0 +0 -0 +12 +0, ठीक है। तो 1/2 यहाँ देखिए -3 + 0, ये -3 बच जाएगा बच्चों, -3 और -12, तो ये 15/2। इसको ये जो है निगेटिव में नहीं हो सकता क्षेत्रफल, इसलिए निगेटिव में हम लोग नहीं लेंगे बच्चों। 15/2 आ जाएगा इकाई वर्ग, इकाई या इकाई वर्ग, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग बताइए यार, भेजिए, आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है। जब बताएंगे अपनी समस्याओं को तभी तो हम लोग कुछ हल निकालेंगे ना। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, आपके सभी साथी इसका लाभ उठा सके बच्चों। आप लोगों को सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल फ्री। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, हमारा हो गया बच्चों 11 तक, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों युग्म का कोई हल नहीं होगा। निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई
हल नहीं होगा। ठीक है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसमें दो समीकरण आपके दिए हुए हैं, कौन कौन से, 3x + y = 1 और 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, समांतर होंगी बच्चों, तो समांतर होने का क्या कंडीशन था, चूंकि अब लिखेंगे, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, अतः समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर होंगे। अतः समांतर होने की क्या कंडीशन थी, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये थी। अभी इन समीकरणों को देखिए, 3x + y - 1 = 0, अभी इसको इस साइड लाएंगे तो -1 = 0 को A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, या इसको लिख सकते थे मूल रेखीय समीकरण से तुलना करने पर, तो A1 = 3 आ जाएगा, B1 = 1 आ जाएगा। देखिए y का गुणन क्या है, 1 आ जाएगा। C की हमें तो ज़रूरत पड़नी नहीं है बच्चों, फिर भी लिख देते हैं C1 = -1 और 2k - 1 × x + k - 1 × y - 2k + 1, देखिए इसको इस साइड ला के लिख लिया, बराबर 0 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों की A2 = 2k - 1, B2 = k - 1 और C2 = -2k + 1। ठीक है, -2k + 1 ये आ गया। अब देखिए समांतर, चूंकि दोनों समीकरण समांतर हैं, एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, इसलिए मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ बच्चों। तो A1/A2 = B1/B2 ये है होंगी। तो देखिए A1 क्या है, 3/A2 क्या है, 2k - 1 = B1 क्या है, 1/B2 k - 1। इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे बच्चों, यहाँ हल कर लें, इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3k - 1 आ जाएगा, बराबर 2k - 1, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो इसको हल करते हैं। 3k - 3 = 2k - 1, ये इस साइड आएगा, 3k - 2k = 3 - 1 या k = 2। ठीक है, तो k का मान हमें निकालना था, k का मान आ गया। तो k = 2 के लिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि
ए बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए और सेम पिछले वाले की तरह ए और बी के किन मानों के लिए किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, मतलब कि वो दोनों अगर संपाती हो गई है जो दी हुई रेखाएं हैं, तो इसमें रेखा दी हुई है बच्चों 2x + 3y = 7 और a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2 ये दिया है। अगर ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी तो इसके अनेक हल होंगे बच्चों, और संपाती होने की कंडीशन हम लोग जानते ही हैं। तो चलिए हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसको इस साइड ला के लिख लेते हैं। 2x + 3y - 7 = 0। समीकरण 1 a - bx + a + by - 3a + b - 2 = 0। ठीक है, ये अब अब देखिए बच्चों, संपाती होने के लिए अनेक हल के लिए चूंकि रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अतः क्या बच्चों कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन आप लोगों को बताई गई है पहले। ठीक है, बताई गई है। तो अभी क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना मूल रैखिक, जो वही a1x मूल और वो वाला किया नहीं था, a1x + b1x + c1 और a2x + b2x + c2 से इसकी तुलना करना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना मूल रैखिक समीकरण से करने पर। ठीक है, तो देखिए तुलना करने पर क्या आ जाएगा बच्चों कि हमारा a1 बराबर देखिए 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा 7 और a2 बराबर हो जाएगा a - b c1 - 7। ठीक है, a2 a - b, b2 क्या हो जाएगा a + b और c2 क्या हो जाएगा -3a + b - 2। ये हो जाएगा। अभी ये कंडीशन हम लोग जानते हैं कि होता है। ठीक है, तो a1/a2 = b1/b2 लेने पर, पहले इन दोनों को एक साथ लेते हैं। तो a1 क्या है हमारा बच्चों 2/a - b = 3/a + b। इधर हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तिर्यक गुणा फिर करेंगे। तो 2 × a + b = 3 × a - b। ठीक है, अब इसका देखिए 2a + 2b = 3a - 3b हो जाएगा। अभी इसको इस साइड लेकर आते हैं इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा देखिए 3a - 3b - 2a - 2b = 0।
या 3a में से 2a जाएगा तो a माइनस 5b बराबर 0, ये हमारा एक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तीन मान लेते हैं इसको, 2 तो हो गया वहाँ पे। अब क्या करेंगे बच्चों, a1 बटे a2 बराबर c1 बटे c2 लेने पर। ठीक है, तो a1 हमारा क्या है बच्चों, a1 तो 2 है, a2 क्या है a माइनस b, c1 क्या है -7 और c2 क्या है -3a प्लस b माइनस 2। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो 2 × 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7a माइनस b। ठीक है, इसका अंदर गुणा करते हैं तो 6a प्लस 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 7b। ठीक है, अभी इनको इस साइड लेकर जाते हैं बच्चों, तो देखिए 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b प्लस 4 बराबर 0। अभी 7a में से 6 गया तो ये a बच जाएगा, और माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा। इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे बच्चों की, इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जगह बचा हुआ है, जगह का थोड़ा कमी है तो भाई मैनेज तो करना ही पड़ेगा, जगह कम है तो। अब समीकरण 3 व 4 से देखिए, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, क्या है समीकरण 3 बच्चों, a माइनस 5b बराबर 0, और समीकरण 4 क्या है, a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों समीकरण को घटाइए, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये माइनस। ठीक है, अभी ये इससे कैंसिल, प्लस 9b माइनस 5b 4b और माइनस 4 बराबर 0, या 4b बराबर, इसको इस साइड लाएंगे 4, या b बराबर 1, 4/4 1। अभी इसका मान जो है बच्चों किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे यहाँ से, ये देखिए इसमें रख दिया, मान लीजिए b की जगह पे 1। तो अभी लिख देते हैं हम समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो a माइनस 5b बराबर 0, तो a माइनस 5 × 1 बराबर 0, या a बराबर 5। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर, देखिए a बराबर 5 और b बराबर 1। तो a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए इसके अनेक हल हो जाएंगे, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 3A के मैंने आपको सारे सवाल करवा दिए हैं बच्चों, और आशा कर रहा हूँ आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बच्चों। धन्यवाद।